ठीक है? देखिए, अब विवाद हो गया। अब अगर विवाद हो जाएगा, तो इसको सुलझाने का तरीका क्या है? ठीक है? इसको सुलझाने का तरीका क्या है? तो इसको सुलझाने के लिए बहुत सारे तरीका है, ठीक है? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग है, नाम सुने होंगे, नहीं तो इसको थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग जो है विवाद सुलझाने का 3 तरीका बताता है। पहला बोला कि एक जो है सामूहिक सौदेबाजी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, और दूसरा बोला ऐच्छिक पंचायती, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, और तीसरा बोला सुलह, कंसिलिएशन एवं अधिनिर्णय, एडजुडिकेशन। ये 3 को माना राष्ट्रीय श्रम आयोग। लेकिन कई विद्वान जो है, या उनका मानना है, कई विद्वानों का ये मानना है कि असल में औद्योगिक विवाद को सुलझाने का लगभग जितना भी तरीका है, वो जो है कितना तरीका हो सकता है? 6 तरीका हो सकता है। एक है सामूहिक सौदेबाजी, दूसरा सुलह या समझौता, इसको कंसिलिएशन कहते हैं, तीसरा मध्यस्थता, इसको मीडिएशन कहते हैं, चौथा जांच पड़ताल या इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, अधिनिर्णय या एडजुडिकेशन कहते हैं, और छठा पंचायती या आर्बिट्रेशन। ठीक है? तो औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए जो है हम लोग पहले देखेंगे सामूहिक सौदेबाजी। एक बात यहाँ पर थोड़ा-सा जान लीजिए, सामूहिक सौदेबाजी हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा शॉर्ट में देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक बड़ा टॉपिक सामूहिक सौदेबाजी का है, ठीक है? जिसमें इसका परिभाषा वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा-सा, इसका ब्रॉड एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए ये यहीं पर इसको डिफाइन कर देते हैं, जितना हम लोग का वीडियो सोच रहे हैं कि लंबा ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम कर रहे थे, लेकिन चलिए यहीं पर सामूहिक सौदेबाजी की जो बात है, इसको पूरा डिटेल यहीं पर आप लोग को समझा देते हैं। देखिए सामूहिक सौदेबाजी क्या है? सामूहिक सौदेबाजी जो है, इसमें है कि अगर उद्योग छोटा है, तो नियोजक और श्रमिक जो है डायरेक्ट आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है? तो सामूहिक सौदेबाजी और एक आपसी वार्तालाप, इसमें 2 बात लिखा होगा। और अगर बड़ा उद्योग होता है, तो यहाँ नियोजक डायरेक्ट नहीं आता है, वो अपना प्रबंधक भेजता है, मैनेजर, या उसका कोई संघ है, उसका हेड आता है। और यहाँ श्रम संघ श्रमिकों का आएगा, या उसका प्रतिनिधि आएगा। अगर छोटा वाला छोटा उद्योग है, छोटा प्रतिष्ठान है, तो वहाँ पर नियोजक श्रमिक आपस में बात करेंगे और फिर निर्णय ले लेंगे, या निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। तो उसको निर्णय लेंगे या निर्णय लेने का प्रयास करेंगे, तो उसको जो है म्यूचुअल नेगोशिएशन या आपसी वार्तालाप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आपसी वार्तालाप। जब उद्योग छोटा होगा तब डायरेक्ट प्रत्यक्ष बात होगा यहाँ पर, नियोजक और श्रमिक के बीच, ठीक है? और बड़ा उद्योग होगा तो नियोजक और श्रमिक के बीच अप्रत्यक्ष बात होगा, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, और वे जो है निर्णय लेंगे या निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रयास को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाएगा, सामूहिक सौदेबाजी कहा जाएगा। और कलेक्टिव का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वर्कर्स के लिए, श्रमिकों के लिए, ठीक है? तो अगर इस तरह का बात अगर डिसीजन ले लिया जाता है, तब क्या होगा? तो डिसीजन अगर ले लिया जाएगा तो एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, लिखित पत्र, जिसमें दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे और डेट का उल्लेख करेंगे कि कब ये हस्ताक्षर हुआ, माने कब ये एग्रीमेंट हुआ और कब से लागू होगा। ये इतना बात जो है सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा-सा एक बात आप लोग को ध्यान दे देना है कि ये तो इसका जो है एक जनरल डेफिनिशन हो गया। तो चलिए हम लोग सामूहिक सौदेबाजी जो है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का थोड़ा-सा डेफिनिशन समझ लेते हैं। तो आईएलओ के अनुसार इसका डेफिनिशन है कि नियोजक और श्रम संघ के बीच कार्य की दशाओं और नियोजन की शर्तों के लिए एक वार्ता होगा, जिसका उद्देश्य होगा एक समझौता पर पहुंचना, और यह समझौता में जो शर्त होगा, वह दोनों पक्ष के अधिकार और दायित्व का व्याख्या करने वाला कोड की तरह, संहिता की तरह कार्य करता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सामूहिक सौदेबाजी कहेंगे। ये आईएलओ के अनुसार ये परिभाषा है, ये आपको याद रखना है और इसको लिखना है एग्जाम में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सामूहिक सौदेबाजी का जो है, सामूहिक सौदेबाजी का हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा उसका टाइप देख लेते हैं, थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि टाइप क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
तो चलिए हम लोग इसका पहले टाइप देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे डिटेल से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए। देखिए इसका जो है टाइप में, तो सामूहिक सौदेबाजी का प्रकार दो है, एक है वैधानिक और एक है गैर वैधानिक। तो वैधानिक वाला देखिए आप लोग का देखने से ही लग रहा है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। तो देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है इसका दो प्रकार है। पहला जो है वैधानिक है और दूसरा जो है गैर वैधानिक है। इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी और इसको कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। अब देखिए स्टैट्यूटरी कहेंगे जब किसी कानून के द्वारा या कानून पारित करके नियोजक और श्रमिक या श्रमिक श्रम संघ के सामूहिक सौदेबाजी किया जाए कानून के द्वारा, तो उसको हम लोग कहेंगे वैधानिक सामूहिक सौदेबाजी, ठीक है, स्टैट्यूटरी कलेक्टिव बार्गेनिंग। और अगर सामूहिक सौदेबाजी नियोजक और श्रम संघ के बीच बगैर किसी कानूनी प्रावधान के होता है, बिना कानूनी प्रावधान के कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है ना, एम्प्लॉयर एंड लेबर के बीच में, तो फिर या एम्प्लॉई के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा, गैर वैधानिक। इस दोनों में सिर्फ इस कानून का फर्क है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर जो है आपको यह ध्यान देना है कि वैधानिक वाला को हम लोग को जो है भारत में कहाँ से जो है पावर मिलता है, इसको मिलता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से मिलता है। एक जो है ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, वहां से मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है उद्योग में जो है अनुशासन संहिता, जो डिसिप्लिनरी कोड लगा हुआ है, कोड, वहां से मिलता है ये सब वैधानिक सौदेबाजी का, ठीक है। स्टैट्यूटरी कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाद यहाँ से हम लोग को पावर इसका मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो सवाल आता है वो आता है इसका मेरिट्स के बारे में, इससे लाभ क्या है, इसका फायदा, ठीक है। तो इसका लाभ के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इससे क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समय कम लगता है, कम खर्चीला होता है, किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी जगह किया जा सकता है, किसी टाइम में किया जा सकता है, समय का कोई पाबंदी नहीं है। अभी सबको देखिए समझिए, चूंकि यहाँ पर जो श्रम श्रम संघ है वो फ्री है और नियोजक भी इसमें फ्री है, इसमें कानून की कोई बाध्यता नहीं है। कानून कहीं पर ये नहीं कहता है कि तुमको इस टाइम में ही मिलना है, तुमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, या तुमको इसी दिन में करना है, दूसरे दिन में नहीं कर सकता है, या कोई स्थान निर्धारित नहीं करता है, कोई टाइम निर्धारित नहीं करता है। इसलिए ये सब जो है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा, थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ थर्ड पार्टी का कोई जो है हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई तीसरा पक्ष जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब क्योंकि ये इन दोनों की रजामंदी से हो रहा है, तो इसीलिए दोनों के बीच स्वीकृति होगा, इसका इस डिसीजन जो लिया जाएगा इसके बाद जो एग्रीमेंट होगा, वो दोनों पार्टी जो है इसका जो है क्या करेगा, स्वीकार करेगा। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी देखिए, औद्योगिक लोकतंत्र जो है उसको क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, और जो है यह जो है विवाद को रोकने का कार्य करेगा। मान के चलिए कोई एग्रीमेंट हुआ था 1 साल के लिए, तो 1 साल होने से पहले ही जो श्रमिक संघ जो है नियोजक से बैठ के जो है उसको जो है एक्सटेंड कर ले, या उसका मतभेद को समय रहते ही सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा जो है उसको हल कर ले, तो फिर क्या करेगा, उसको रोक देगा विवाद होने से। एक तो ये बात है। तो एक बात है कि जितने भी विद्वान है उनका मानना है कि ये जो सामूहिक सौदेबाजी जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ये अन्य 5 जो है उससे बेहतर है। तो बेहतर है अगर सवाल आ गया तो इसमें यही सबको हम लोग क्या देंगे, रेफरेंस में देंगे, और हर में जो है कहीं ना कहीं उसको कंपेयर कर देंगे दूसरे वाले से। जैसे मान के चलिए यहां पर जो है अगर बात हो जाए, यहां पर बात हो जाए अगर सुलह का, सुलह भी एक माध्यम है, तो सुलह में सरकार का प्रतिनिधि होगा, तो सरकार का अगर प्रतिनिधि होगा तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया पहला। दूसरा, सरकार का प्रतिनिधि जगह निर्धारित करेगा, वहां आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं, उसका टाइम निर्धारित होगा, ड्यूटी का टाइम 10 से 6 उसी के बीच में करेगा, उससे बाहर नहीं करेगा। तो ये सब कुछ ये उससे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मध्यस्थता है तो वहां भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करके जो है इसका आंसर करेंगे। या कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट टूल टू सॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिटिकली एग्जामिन, इस तरह का भी क्वेश्चन जो है आया हुआ है एक बार इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए। तो इसका आलोचना क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसका जो है आलोचना को यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं।
ठीक है? तो आलोचना हम लोग देखते हैं, आलोचना इसका। ठीक, इसका आलोचना हम लोग सामूहिक सौदेबाजी का, ठीक है? अच्छा, इसका जो आलोचना है, यही जो है इसका असफलता का कारण है, ठीक है? यही इसका असफलता का कारण है। तो देखिए, असफलता का कारण जो है सामूहिक सौदेबाजी का, इससे संबंधित जो है सवाल एक बार आया है कि असफलता का कारण को जो है आप बताइए। और यह मेरे ख्याल से 3rd जेपीएससी में ये आया है, ऐसा हमको याद होता है, ठीक है? बहुत अच्छे से अभी याद नहीं, तो नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, हाँ, आया है। 3rd जेपीएससी में ही आया है कि सामूहिक सौदेबाजी का असफलता के कारणों का 3rd जेपीएससी में ये सवाल आया है, ठीक है? 3rd जेपीएससी में ये सवाल आया है कि सामूहिक सौदेबाजी की असफलता के कारणों की खोज करते हुए सुधार के उपाय बताना है। या भारत में औद्योगिक विवादों को निपटाने में सामूहिक सौदेबाजी असफल रहा, तो असफल करने का कारण एक में पूछा है ए में, और बी में पूछा है उसके लिए सुझाव बताइए। तो पहला में कारण बताना है और दूसरा में सुझाव देना है। तो जो कारण होगा वही सुझाव देना है। तो पहला कारण क्या है? असफलता का कारण, असफलता का कारण है कि प्रतिकूल राजनीतिक स्थिति, प्रतिकूल राजनैतिक वातावरण। मतलब राजनीतिक वातावरण या विचारधारा, राजनीतिक रूप से विचारधारा चूंकि अलग अलग हो जाएगा, इसके वजह से ये जो है क्या करेगा, विफल हो जाएगा। हो सकता है नियोजक किसी राजनीतिक विचारधारा का है और श्रम संघ किसी और विचारधारा का, तो इसमें कहीं ना कहीं टकराव आ जाएगा, तो बात नहीं मानेगा। या हो सकता है श्रम संघ जो है वह श्रम संघ, कई श्रम संघ है, तो उनके बीच में ही राजनीतिक आधार पर या विचारधारा के आधार पर क्या हो जाएगा, एक टकराव आ जाएगा। यह असफलता कारण बनेगा। दूसरा, श्रम संघ के बीच प्रतिद्वंदिता, इन्हीं के बीच आपस में प्रतिद्वंदिता हो जाएगा। और या एक मेरे ख्याल से याद आ रहा है कि ये श्रम संघ का प्रतिद्वंदिता से संबंधित एक सवाल जो है आया हुआ है 10 मार्क्स वाले में। तीसरा, श्रमिक जो है वो अशिक्षित है और अजागरूक है, जागरूक नहीं है और अशिक्षित भी है, ठीक है? और कारण क्या हो सकता है? और नियोजक जो है, नियोजक, ये हो सकता है उसका अधिक लाभ की इच्छा, ये कारण हो सकता है। पांचवा कारण, कानूनी प्रावधान अगर कोई नहीं है तब ये मसला हो सकता है, ठीक है? ये कुछ कारण है जिसको हम लोग देख रहे हैं। अब ये हो गया सफलता का कारण, यही हो गया आलोचना। और भी कई कारण हो सकते हैं, हमको अभी फिलहाल इतना ही याद आ रहा है या पता चल रहा है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जो असफलता है, तो इसके लिए हमको क्या देना है, सुझाव देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला काम सुझाव इसमें जो देना है, ठीक है? तो सुझाव हम लोग को यहाँ पर देना है, सुझाव। तो सुझाव दिया जाए। तो पहला सुझाव है, जो श्रमिक हमारे हैं, इनको क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए, इनको जागरूक किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए। पहला, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, कर्तव्य के बारे में बताया जाए, कानून, श्रम कानून के बारे में उनको बताया जाए, ठीक है? फिर जो श्रम संघ है इसको बनाया जाए, अगर नहीं है तो, और अगर है तो इसको मजबूत किया जाए, ठीक है? तीसरा, श्रम संघ के बीच जो है प्रतिद्वंदिता है किसी भी आधार पर, इसको कम करने का जो है प्रयास करना। इनमें आपस में एक साझा जो है उद्देश्य तय करना, साझा पत्र घोषित करना, साझा उद्देश्य बनाना कि हम इस बात पर कभी भी जो है प्रतिद्वंदिता नहीं रखेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। खास करके जब श्रमिकों के नियोजन की सरकार की दशा, इन सब के बारे में, मजदूरी के बारे में बात होने लगे, तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे, जब श्रमिकों के हित की बात हो तब। दूसरा, अगर श्रमिकों के अधिकार, श्रमिक अधिकार से संबंधित कोई कानून अगर जरूरी है, तो उसको पारित कराने के लिए सुझाव, उसको पारित करवाने की कोशिश करना। अब इसका राजनीतिक पहुंच बनाना या जो भी है उसको प्रयास करना, श्रम संघ के माध्यम से या प्रतिनिधियों के माध्यम से ये करना, ठीक है? दूसरा,
जो नियोजक है उसका जो प्रबंधन है, उसमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसको कार्यान्वित करना, इसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक करना, इसको वाक़ई में यहाँ श्रमिकों की भागीदारी हो। प्रावधान तो हो गया है लेकिन भागीदारी हो, इस बात का ध्यान देना। ठीक है? और भी सुझाव इसमें दे सकते हैं। आप भी इसमें सुझाव अगर कोई देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये सामूहिक सौदेबाजी का जो है पूरा एक जो है डिटेल आप लोग बताइए। बाकी बच गया 5, उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है? वो बिल्कुल शॉर्ट में ही है। तो सबको थोड़ा-थोड़ा पॉइंट, 1-1 2-2 पॉइंट सबको हम बताते चलते हैं यहाँ पर, आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है? और मुश्किल चलिए, तो दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो सुलह देखते हैं, कंसिलिएशन। सुलह के लिए नियोजक या प्रबंधक और श्रमिक या श्रमिक संघ के बीच में जो है विवाद को सुलझाया जाता है। इसमें सरकार का एक प्रतिनिधि की उपस्थिति होती है। मतलब सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नियोजक और श्रमिक या श्रमिक संघ के बीच विवाद को सुलझाने का एक तरीका है सुलह या कंसिलिएशन। इसका विशेषता या लाभ यह है कि सरल और कम खर्चीला है, सरकारी आदमी करा रहा है। सरकार का प्रतिनिधि दोनों तरफ जल्दी तैयार हो जाते हैं। निश्चित अवधि एक तय किया गया है कि इस अवधि में ही जो इसको कर देना है। दोनों पक्ष को डर रहता है कि अगर हम लोग विवाद को नहीं सुलझाएं तो सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है, इसलिए सुलझाने में जो पूरा जोर देते हैं और इस समझौता को कानूनी मान्यता प्राप्त रहता है। आलोचना क्या है कि विवाद को सुलझाना एक कला है। अगर जो है कंसिलिएटर या सुलह कराने वाला जो व्यक्ति है अगर उपयुक्त नहीं हुआ तो विवाद सुलझने की वजह क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। सुलह कराने वाला कंसिलिएटर की संख्या कम है सरकार के पास, स्थान और समय का पाबंदी रहता है, बताए थे आपको। विवादों की संख्या अधिक है जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, लंबित रहता है मामला, समय अधिक लग सकता है। विवाद लंबित होने के कारण औद्योगिक कार्यवाही जब तक लंबित रहे तो कार्यवाही क्या है, बंद रह सकता है, उद्योग में कार्य करने नहीं देगा। तो ये जो है सुलह का बात हो गया। मध्यस्थता के बाद देखिए कि किसी तीसरे व्यक्ति या पक्ष की मदद से नियोजक एवं श्रमिकों के बीच विवाद को दूर करने का प्रयास किया जाता है, मतलब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। एस डी पुणेकर साहब है, इनका बुक है ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया, उसमें लिखते हैं कि मध्यस्थता वह विधि है जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता से औद्योगिक विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो थर्ड पार्टी का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, जो थर्ड पार्टी आ रहा है वो हो सकता है एक्सपर्ट हो, तो उससे जो है टाइम और जो है पैसा कम खर्च हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोत्साहन मतलब थर्ड पार्टी की वजह से लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा निपटारा हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक तीसरा बताएं कि जांच, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन में सरकार जो है विवाद के कारणों का क्या करती है, जांच करती है, ठीक है। और जांच करने के बाद, तो जांच करने के लिए सरकार के पास क्या है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है जो इसको जांच करेगी या करवाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक निश्चित समय सीमा में विवाद जो है हल हो जाता है, ठीक है। और इसमें दोनों दल जो है उसको स्वीकार करना है, इसको मानना अनिवार्य होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक आलोचना ये है कि अगर जो है यहाँ पर जो ये जांच हो रहा है उसका अधिकारी जो है अगर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना ले, किसी एक पक्ष का पक्षपात करने लगे, तो ये एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। या जांच में कहीं जो है कोई गलती कर दे या कमी कर दे तो इससे भी दिक्कत हो सकता है, ये इसका आलोचना में से है। ठीक है। चल चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग का है एडजुडिकेशन, अधिनिर्णय, ठीक है। चौथा क्या है, अधि अधिनिर्णयन, एडजुडिकेशन। इसमें क्या होता है, ये एक जो है न्यायिक या न्यायालय पद्धति है, न्यायिक पद्धति है, ठीक है। इसके तहत जो है इसके तहत जो है लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल आता है, ठीक है।
और इसके द्वारा जो है इसका जो है विवाद का निपटारा होता है, विवाद का निपटारा, ठीक है? इसमें क्या होगा, एक जो है यहाँ पर न्यायाधीश होगा, एक जज होगा, वह दोनों पक्ष का बात सुनेगा, है ना? इसमें साक्ष्य और फिर क्या चलेगा, कागज़। इसी के आधार पर जो है यहाँ पर जो है विवाद को निपटाया जाएगा। और यह भी जो इसके बाद जो निर्णय आएगा वो क्या होगा, दोनों पक्ष पर अनिवार्य होगा, ठीक है? तो अब इसका फिर वही आलोचना है, ये खर्चीला हो सकता है आलोचना में, और दूसरा क्या हो सकता है कि इसमें समय भी ज़्यादा लग सकता है, साक्ष्य और कागज़ दिखाने के चक्कर में, ठीक है? और जब तक विवाद नहीं हल होता है, तब तक दोनों पक्ष में दुश्मनी पनपेगा, और इससे जो औद्योगिक उत्पादन जो है क्या होगा, वो प्रभावित होगा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग का हो गया 5वां नंबर का, वो है पंचायती या आर्बिट्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? च 5वां नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है? 5th नंबर पंचायती आर्बिट्रेशन। इसके तहत क्या होता है कि जो भी दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष, नियोजक और श्रमिक, इन लोग एक पंच चुनता है, पंच चुनेगा, और यही पंच जो है विवाद को सुलझाएगा, ठीक है? और निर्णय देगा, ठीक है? और इसका भी निर्णय जो है क्या होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है? अब इसमें जो है 2 तरह का निर्णय आता है, एक जो है ऐच्छिक होता है और एक कंपल्सरी होता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐच्छिक बनाना चाहते हैं या कंपल्सरी बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग जो है बात कर लिए थोड़ा-सा औद्योगिक विवाद को कैसे सुलझाया जाता है। थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है? लेकिन चूँकि सामूहिक सौदेबाजी थोड़ा डिटेल से पढ़ना था इसलिए लंबा हो गया। फिर भी इसको आप देखिए, अगर कहिए इसको 2 पार्ट में भी किया सकता है, लेकिन देखते हैं एडिटिंग में अगर आएगा तो देखते हैं कितना देर का बना है, ठीक है? चलिए, आज इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।